चलो शैल वी स्टार्ट। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। माय डियर स्टूडेंट्स, बात तो हमें इंग्लिश में करनी है, तो इंग्लिश में स्टार्टिंग का कोई मतलब नहीं है। वेरी गुड। देखिए, कोई भी काम करने के लिए पिछली बार जो हमने बातें की थी कुछ उसी से रिलेट करके हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। कोई भी काम करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है इंसान के लिए? बिलीफ। तो आपको यकीन हो गया, बिलीफ सिस्टम इज़ ए यकीन कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उससे भी पहले, बिलीफ से भी पहले एक अंदर से डिज़ायर होनी चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए। इंटेंशन इरादे को कहते हैं, लेकिन डिज़ायर मतलब हाँ मुझे कुछ करना है। अभी जैसे कुछ पता नहीं है क्या करना है, लेकिन ये करने के लिए अंदर से वो आती है ना कि यार कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। लॉकडाउन के टाइम पे बहुत से केसेस ऐसे सामने आए, आपके वालिदैन के और दूसरे लोगों के भी। जब जॉब चला गया तो अक्सर लोगों ने क्या चीज़ वहाँ पे पैदा हुई, क्योंकि फैमिली का खर्च चलाना है, आमदनी बंद हो गई है कि नहीं। कितने पेरेंट्स की आमदनी बंद हो गई, बिजनेस चला गया, नौकरी चली गई, सर्विस चली गई। उस सूरत में क्या किया उन लोगों ने? सबसे पहली चीज़ तो यह आई कि यार कुछ करो, पैसे कमाने, वरना फैमिली का शो कैसे चलेगा, आप लोग खर्चे कैसे निकलेंगे। फीस के मसाइल आ गए, यानी कितने बच्चों की फ़ीस जो है स्कूल से वेव भी करना पड़ी, लेकिन स्कूल के भी खर्चे हैं, सैलरीज वगैरह देनी है। तो इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग के साथ में कुछ ना कुछ करके गए, लेकिन अंदर से लोगों के अंदर से डिज़ायर थी। डिज़ायर का मतलब ख्वाहिश थी कि कुछ करना है। आप लोगों को भी सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो क्या है? डिज़ायर, कि मुझे कुछ करना है। कितने लोगों में है डिज़ायर कि मुझे कुछ करना है? सब करना चाहते हैं कुछ ना कुछ। अब ये जेन्युइननेस जो है इसकी पता चलेगी। देखिए, कुरान में भी जैसे कुरान शुरू करते हैं ना सूरह फातिहा के बाद में, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। इस तरीके से जो आयतें शुरू हुई हैं, तो उसमें जो पहली आयत है, पहली दूसरी आयत जो है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, यानी कि इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह की किताब है। हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना, हिदायत है उन लोगों के लिए जो हिदायत चाहते हैं। किसके लिए हिदायत है? The very first condition to understand Quran is, very first condition, आपके अंदर चाहत है कि नहीं, तब हिदायत मिलेगी, वरना तो नहीं मिलेगी। There are 6 conditions to understand Quran जो इन आयतों में बयान हुई है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। ये 6 कंडीशंस हैं जो कुरान के बिल्कुल शुरू में अल्लाह ताला ने दी हैं कि जो इन 6 कंडीशन पे ईमान रखेगा, यकीन रखेगा, भरोसा करेगा, सिर्फ उसको हिदायत मिलेगी, बकिया किसी को हिदायत नहीं मिलेगी। और उन तमाम 6 कंडीशंस में से सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन क्या है? डिज़ायर की मीनिंग बताइए। चाहत, ख्वाहिश। बी अटेंटिव हियर। क्लास में बुला के पढ़ाने का, समझाने का मज़ा ही कुछ और है, और पढ़ने का भी मज़ा कुछ और है। आप लोग अपना नुकसान कर रहे हैं। टीचर्स ने अपनी ड्यूटी कर दी, पेरेंट्स ने अपनी ड्यूटी कर दी। अगर आप अपना फर्ज अदा नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली नुकसान में कौन आएगा? आप लोग आएंगे। सिंपल। अब आप लोग बड़े हो गए ना, इसलिए मैं आपको खोल खोल के एक एक चीज़ें बताऊंगा। जो समझने वाले होंगे वो समझ जाएंगे, और जो नहीं समझने वाले होंगे वो सब कुछ देख करके भी, समझाने के बाद भी, उसके बावजूद खड्डे में गिरेंगे जाकर के। आप में से ही आप लोग देखना, अगले 10 साल के अंदर अंदर सबका रिजल्ट सामने आ जाएगा।
नेक्स्ट 10 years. जस्ट बी इन टच. मज़ा देखिए ज़िंदगी किधर जाती है. कोई किसी से, ये उसूलों की जंग है, उसूल प्रिंसिपल्स उनकी जंग है. अगर आप लोग सच्चे हैं अपने काम में, अपने कॉज के लिए, जिस मकसद से यहाँ भेजे गए हैं या जिस मकसद से आप आए हैं, तो वो आपको मिलेगा. लेकिन अगर आप लोग ईमानदार नहीं हैं, अपने लिए सीरियस नहीं है, तो दूसरों को तो बात छोड़िए, तो नहीं मिलने वाला कुछ भी. आप लोग कुछ बन जाएंगे, अपने वालिदैन को कुछ नहीं देंगे, अपनी ज़िंदगी बनाएंगे, अपने टीचर्स को कुछ नहीं देंगे, अपने दोस्तों को कुछ नहीं देंगे. इट इज़ योर लाइफ, मेक इट और ब्रेक इट. जो मैंने पिछले हफ्ते में बताया था, पिछले वीडियो में, जो आपको देख के आना चाहिए था कि आपको रिफ्रेश रहता कि क्या क्या चीज़ें थी, कि ये 10 साल का पीरियड जो है, इट इज़ एक्सट्रीमली क्रूशियल. यहाँ से 10th स्टैंडर्ड से 15 साल की एज से लेकर 25 साल की एज तक मैक्सिमम वैकेंसीज, मैक्सिमम एजुकेशन हासिल करने का टाइम इस 10 साल के अंदर. वैकेंसीज इसी टाइम में आएंगी. जिनको नौकरी करना है, सर्विस करना है, या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या हायर कोर्सेज करके कंप्लीट करके बाहर निकलना है, चाहे वो MBA हो या कुछ और, दिस इज द टाइम. इस टाइम में अगर आप लोग सीरियस रहे, ये 10 साल अगर आपने कुर्बानी दी अपनी मौज मस्ती की और उसकी, बाकी ज़िंदगी आपकी ऐश से गुजरेगी, मज़े करोगे. लेकिन यहाँ मज़े मार लिए अगर, तो मामला गड़बड़ है. ठीक है. एंड यू विल हैव टू ब्लेम योरसेल्फ. कुछ लोगों को, कुछ बड़े बूढ़ों को आपने सुना होगा ये कहते हुए कि यार हमने बचपन में पढ़ा नहीं, इसलिए हम ये परेशान हो गए, हम लोग, तुम लोग पढ़ लो. उनके तजर्बात से फ़ायदा उठाइए. ऐसा ऑर्डिनरी चीज़ें मत लीजिए, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हुआ लाइफ में कि ना पढ़ने की सूरत में, इस वक्त में सीरियस ना होने की वजह से उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई. एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन यू कैन डू एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज डिज़ायर. डिज़ायर अगर आपके अंदर है, कुछ करने की ख्वाहिश है, तो फिर आप रास्ते तलाश करेंगे कि मुझे क्या करना है. और तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये काम मैं कर सकता हूँ और ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, है ना. उसका भी एक क्राइटेरिया मैंने पिछली बार समझाया था आपको कि हाउ टू असेस योरसेल्फ. किस काम में आप अच्छे हैं, किस काम में नहीं हैं, वो भी आपको समझ में आएगा. और करने से आता है, करके देखने से आता है. तो जब आप देखेंगे तमाम चीज़ें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो तब बात क्लियर होगी कि आपको ज़िंदगी में किस तरफ जाना है ना. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज डिज़ायर. डिज़ायर से मतलब ये है कि आपके अंदर वो ख्वाहिश होना चाहिए कि आप कुछ करना चाहते हैं, और जब करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला रास्ते खोल देता है. एक अंग्रेजी में कहावत है ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. अल्लाह ताला उनकी ही मदद करता है जो अपनी मदद खुद करने को तैयार रहते हैं. ज़बरदस्ती आकर कोई किसी की मदद नहीं करेगा. देखो, यू आर जस्ट लाइक माई सन्स. यहाँ पे जो बातें हम बता रहे हैं आपको, इनको बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत है. नो, यू आर नॉट स्मॉल किड्स. 10th स्टैंडर्ड में है, 10th में इतनी मैच्योरिटी आ जाती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सी स्ट्रीम लेनी है. ये भेड़ चाल से काम चलने वाला नहीं है कि वो कॉमर्स में गया तो मैं भी कॉमर्स में गया, ये साइंस में गया तो मैं भी साइंस में गया. दोस्ती यारी यहाँ तक ठीक है, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट योर टैलेंट एंड देन अकॉर्डिंगली उसको करना चाहिए. टैलेंट, स्किल. टैलेंट और स्किल का फ़र्क मालूम है? व्हाट इज इट? जोर से बोलिए. मतलब जिसमें बेहतर है, मतलब जैसे भी गन स्किल्स होते हैं, कैसे स्किल्स चलाते हैं, साइकिल स्किल्स होती है, कैसे राइड कर सकते हैं, राइट. जो स्किल बोलते हैं. और टैलेंट यानी मतलब हमें क्या चीज़ को टैलेंट है, हम क्या कर सकते हैं. हाँ, ठीक है. टू सर्टेन एक्सटेंट ही इज राइट. टैलेंट इज इनबॉर्न क्वालिटी. व्हेन यू आर बॉर्न, उस टाइम में आपकी जो क्वालिटी आपको कुदरती तौर से मिली हुई है, सलाहियत कोई मिली हुई है ना, दैट इज कॉल्ड टैलेंट. और स्किल जो है वो सीखने से आती है. आप सीख सकते हो, साइकिल चलाना सीख सकते हो, आप टाइपिंग करना सीख सकते हो, कंप्यूटर करना सीख सकते हो, स्पीच देना सीख सकते हो. ये सब स्किल्स में आते हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स, वेरी इंपॉर्टेंट. द टॉप मोस्ट स्किल्स इज कम्युनिकेशन स्किल.
What is communication skill? टू टॉक हाँ, टू टॉक टू ईच अदर, टू समबडी, अपनी बात को कन्वे करना इज नोन एज कम्युनिकेशन. तो आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज व्हाट? इज ए स्किल एंड इट इज वन ऑफ द टॉप स्किल्स. अब इसमें भी कम्युनिकेशन में भी वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, स्पोकन कम्युनिकेशन, जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, ये तमाम कम्युनिकेशन स्किल्स के वो हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. तो आपको कम्युनिकेशन स्किल में महारत हासिल करना है. एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि आप अपनी बात को बोल करके किस तरीके से आप लोगों तक पहुंचाते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल. उसमें बाकी चीज़ें भी आती हैं, आपकी वर्बल नॉन वर्बल चीज़ें भी आती हैं. यू नो व्हाट इज वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? व्हाट इज इट? सबसे पहले आपका फेस बोलता है, आपकी ज़बान बोलने से पहले. जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, जो पुलिस होती है, या जो लोगों को, चोरों को डिटेक्ट करते हैं, तो कैसे करते हैं वो? सब लोग चले जा रहे हैं, कुछ को पकड़ के रोकते हैं, इधर जाओ. कैसे? बॉडी लैंग्वेज, फेस रिकॉग्निशन, आईज, योर आईज स्पीक फास्टर देन एनीथिंग एल्स. और वो कुछ भी नहीं देखेंगे, सिर्फ आपकी आंखों को देखते हुए आएंगे. जो सामने था रहा है, सिर्फ उसकी आंखें देख कर, उनकी आंखें जो है कम्युनिकेट करती हैं कि कुछ गड़बड़ है, ब्रीफकेस में कुछ जा रहा है, गाड़ी में कुछ है. सब गाड़ियां चली जा रही हैं, लेकिन एक को ही रोक करके उसको इत्तला चलेगी. समझे कि नहीं? तो कम्युनिकेशन स्किल इज दिस. तो कम्युनिकेशन स्किल में आपको एक्सपर्टीज हासिल करना इन द सेंस पॉजिटिव वे में कि आप कम्युनिकेट कर सकें, और ये आपको मदद देगी. अब कम्युनिकेशन स्किल में बोलने की सलाहियत जिसको बोलते हैं, कि अगर आप अपनी बात लफ्ज़ों में कहकर लोगों तक पहुंचाना जानते हैं तो आप बड़े लीडर भी बन सकते हैं. ज़रूरी नहीं कि उनके पास बहुत डिग्री हो. देखें ना, इस किस्म के लीडर्स आपने कितने हैं हमारे यहाँ इंडिया में. पॉलिटिकल लीडर्स, लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन लीडर ज़बरदस्त हैं. क्यों है ज़बरदस्त? कम्युनिकेशन स्किल है उनके पास. भाषण देना जानते हैं, लोगों का दिमाग पलटना जानते हैं, बात इस तरीके से करेंगे. बड़े बड़े पढ़े लिखों का दिमाग जो है वो घूम जाता है. तो दिस इज द पावर ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल. आप इंटरव्यूज के लिए जाएंगे, अगर आप सही जवाब नहीं दे सकते हैं सही तरीके से, आपकी बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, आपका वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सही नहीं है, आपके आई कॉन्टेक्ट सही नहीं है, रिजेक्ट हो जाएंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल. यू मस्ट डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल एज वेल. और उसमें तमाम चीज़ों के साथ में यू हैव टू बी फेयर, ऑनेस्ट. आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आईज, आपका फेशियल एक्सप्रेशन सब ऑटोमेटिक सही हो जाएगा. दिल में जब चोर होता है तो चेहरे पे झलक के आता है कि नहीं? डर लग रहा है, कहाँ से दिखेगा? चेहरे से दिख जाएगा, एक्सप्रेशन से दिख जाएगा, है कि नहीं? इसी तरीके से वो चीज़ें जब आप फेयर हैं, ऑनेस्ट हैं, हार्ड वर्किंग हैं, तो वो चीज़ें अपने आप करेक्ट हो जाएंगी. उसमें आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. अल्फाज का सिलेक्शन करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि कैसे बोला जाए. और स्कूल में ये सारी प्रैक्टिस दी जाती है. आप लोगों को यहाँ भी ये प्रैक्टिस करने का मौका है. गलत बोलेंगे चलेगा, ये तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये तो स्कूल है, यहाँ तो आप सीखने के लिए आए हैं. यहाँ कोई आपका एग्जाम नहीं हो रहा है. कुछ गलती होगी तो टीचर आपको सही करेंगे, है कि नहीं? सवाल पूछना सीखिए. सवाल पूछने से क्या होता है? दैट मीन्स आपने अपने दिमाग के दरवाजे खोल दिए हैं और आपका दिमाग कुछ काम कर रहा है. सवाल करने से ये समझ में आता है. और अगर आप सवाल नहीं कर रहे हैं या डर रहे हैं, यार मैंने गलत सवाल कर दिया तो लोग हंसेंगे, होता है कि नहीं? डरना नहीं है, उस डर को पहले निकाल फेंको. चाहे उनके भी दिल में वो सवाल हो, डर के मारे नहीं पूछ रहे हैं. हाँ, वो ना कहेंगे अरे यार क्या बेवकूफ़ आदमी है, इतनी सी बात नहीं समझता है. नहीं, कोई मसला नहीं है. उनको भी वो चीज़ नहीं समझ में आई होगी, लेकिन अपने आप को काबिल दिखाने के लिए सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं. और जो सवाल पूछता है रियली इंटेलिजेंट ही इज़. कोई भी बात समझ में नहीं आ रही, कोई डाउट क्लियर हो रहा है, उसका सवाल पूछिए. आप पूछेंगे तो जवाब मिलेगा, आपका क्लैरिफिकेशन हो जाएगा. और जब एक एक करके आप 2, 4, 10 सवाल पूछेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी. जैसे कि मैंने आपको पिछले उसमें बताया था, थॉमस एडिसन की मिसाल दी थी मैंने आपको, कि उसने 10,000 टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया टू लाइट द बल्ब.
किया था कि नहीं? यानी कि वो फेलियर से डरा नहीं। अब उसको ये कॉन्फिडेंस हो गया कि ये 10,000 तरीकों से बल्ब नहीं जलेगा, वो किसी को भी चैलेंज कर सकता है। ये बात तुम्हारी गलत है, ऐसे जलेगा ही नहीं, देख के बता देगा, है कि नहीं? तो वो गलतियों को सुधारते चले जाइए, एक एक दो दो चार चार गलतियां आपकी डेली सुधरेंगी, यू आर पॉलिश्ड। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं आता इस दुनिया में, सबको जो है वक्त लगता है करने के लिए, समझे कि नहीं? तो उन चीज़ों को करने के लिए आपको हर वक्त जो है अलर्ट रहना है, अपने दिमाग से सोचना है। सवालात आए तो उनको पूछिए। स्कूल तो है ही अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे आप मुझसे पूछिए सवाल। यहाँ पे कोई आपको डांटने नहीं आया है, कोई आपको धमका नहीं रहा है, आपके भले के लिए, आपके लिए अच्छी बातें बताने के लिए बुलाया है ना? ये करेंगे तब आपकी लाइफ बनने का चांस ज़्यादा है। इसी तरीके से स्किल किसे कहते हैं? जो आप सीख करके कोई चीज़ डेवलप करते हैं, हर किस्म का स्किल हो सकता है। और विल पावर, व्हाट इज विल पावर? विल पावर हाँ, कॉन्फिडेंस इज देयर, विल पावर इज व्हाट है? अंदर की ताकत, हाँ अंदर की ताकत भी कह सकते हैं। विल पावर का मतलब होता है कि जो आप करना चाहते हैं वो करते रहें। जैसे आपको सुबह फजर के टाइम पे उठना है, आप थोड़ा सा लेट भी सोए, 12 बज गया सोते सोते, सुबह 5 बजे जो है आँख खुल नहीं रही है, या अलार्म बजा तो उठा के उसको बंद कर दिया, लेकिन आपने कहा नहीं, अल्लाह ताला ने कहा है फजर की नमाज़ पढ़ना है, टाइम पे वक्त पे पढ़ना है। तो अब वहाँ पर आपकी विल पावर जो है ना वो काम देगी, क्योंकि आपने तय किया है कि मुझे नमाज पढ़ना है टाइम पे, तो आप उठ जाएंगे। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो, क्योंकि आपने डिसाइड किया है ना मुझे ये काम करना है, तो कर लेंगे। और अगर आपने नहीं किया, यानी कि छोड़ दिया उसको, अटेंड नहीं किया और सो गए करवट बदल के, दैट मीन्स योर विल पावर इज वीक। यानी कि आपने जो सोचा था कि मैं ऐसे करूंगा वो आप कर नहीं पाए। बात समझ में आए विल पावर का? मैं आपको बताऊं कि मोहम्मद अली का नाम सुना है? बॉक्सर, द ग्रेटेस्ट चैंपियन इन द बॉक्सिंग। ही सेज विल पावर एंड स्किल both are important in any field in life. Will power and skill both are important, but will is little more important than skill. How? किस तरीके से? वो खुद अपना वाकया बयान करते हैं कि जब मैं रिंग में फाइट कर रहा था तो अपोनेंट ने मुझे, फाइटिंग इज ए स्किल, बॉक्सिंग, अपोनेंट ने उनको गिरा दिया, नॉकडाउन कर दिया। He fell down and umpire started counting 1, 2, 3. उस टाइम में उनकी स्किल ने उसको मदद नहीं किया। स्किल क्या थी उनके पास? बॉक्सिंग करना। वहाँ पे उनकी विल पावर ने उनकी मदद की। क्या विल पावर ने मदद की? कि अंदर से आवाज़ आई, कहने एक बार रुक जाओ, एक बार, once, get up once, मोहम्मद अली, get up once, and he got up, and फिर फाइट किया उसको, and then he won the trophy, he won the match. That is called will power, कि ना चाहते हुए भी आप कुछ करें। इसी तरीके जब वो प्रैक्टिस करते थे तो प्रैक्टिस करते थे फॉर आवर्स टुगेदर, मॉर्निंग टू इवनिंग, थक गए तो वो क्या प्रिज्यूम करते थे कि मेरा अपोनेंट जो है ना, जिससे मेरा फाइट होने वाला है, वो भी प्रैक्टिस कर रहा है, जाहिर सी बात है मुकाबला होना है, तो दोनों आदमी प्रैक्टिस करने पे लगे पड़े हैं। और जब दोनों आदमी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या सोचते थे कि यार मैं तो थक गया। तो अब ये जैसे बैठे, इनको एकदम से ख्याल आया कि ये नहीं, मेरा अपोनेंट तो अभी तक प्रैक्टिस कर रहा है। फिर उठे, फिर बॉक्सिंग द पंच, बॉक्सिंग प्रैक्टिस,
उसके बाद फिर थक गए, फिर बैठे, नहीं फिर आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट. This is how the willpower builds up, and it is built up over a period of time from small things. जो आप जैसे यहाँ पे करने के लिए आए हैं, यहाँ पे कोई भी छोटे छोटे काम आप सोचिए कि मुझे ये करना है. शाम को मिसाल के तौर पे जो कल का वीडियो था लास्ट वीक का, मुझे आज देखना है वीडियो. सोने से पहले पहले मुझे देखना है. सोने का टाइम है मान लीजिए आपके यहाँ 11 बजे या 10 बजे, और टाइम हो गया लेकिन फिर भी हम नहीं देख पाए, लेकिन देखना है क्योंकि आज का डिसाइड किया. इट हैज़ टू बी डन टुडे. जो भी काम आज फैसला किया है कि आज मुझे करना है, इट हैज़ टू बी डन नो मैटर व्हाट. वहां पे आपकी विल पावर बनेगी. कुछ आपने सोचा है कि नहीं आज मुझे ये नोट्स या ये चैप्टर खत्म करके सोना है, रात के 12 बज गया, 1 बज गया, नहीं आज मुझे खत्म करके सोना है. योर विल पावर. समझे आप? तो दिस इज व्हाट इज द विल पावर. विल पावर से क्या होता है कि आपको अपने अंदर का टैलेंट निखारने का मौका मिलता है, आपके अंदर मजबूती आती है, और आप जो इरादा करते हैं उसको कंप्लीट करने का बेहतरीन मौका आपको मिलता है, और वो उस चीज़ को बिल्ड किया जा सकता है. विल पावर को भी छोटे छोटे काम जो आपने सोचा छूट जाते हैं, और ढीलेपन में छूट जाते, अरे छोड़ रहे यार अभी, अरे अभी मूड नहीं कर रहा है. नो, ये ट्रैप है शैतान का. मूड नहीं कर रहा है, अभी छोड़ो ना, टाइम निकल गया. नो, टाइम नहीं निकला है, कोई टाइम नहीं निकला है. तो ये विल पावर जो है वो आपको करना है. अब इसमें मैं कहूँगा कि आप लोग अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए. प्रॉमिस करेंगे या कमिट करेंगे? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कमिटमेंट एंड प्रॉमिस. क्या डिफरेंस है? कमिट मतलब हम लोग खुद से करते प्रॉमिस. प्रॉमिस इज डन विद अदर्स which you may or may not fulfill, but commitment is done to yourself, with yourself. कमिटमेंट आपको खुद से करना होता है. जिस दिन आपने अपने आप से कमिट करना शुरू कर दिया, that is the turning point of your life. That is the turning point of your life. मैं अपना बताऊं, I committed to myself. In 7th standard, I was a very naughty boy. पढ़ाई मार बहुत खाते थे हम, पिटाई होती थी बहुत. फादर भी मारते थे और स्कूल में भी मार पड़ती थी. मार पड़ने की वजह से हमारा डिस्ट्रैक्शन हो गया पढ़ाई से बिल्कुल दूर. अब ऐसा लगना यार किताब खोलो तो मार पड़ती है. समझे? साइकोलॉजिकली वो उल्टा दिमाग में फिट हो गया. 7 तक जाते जाते जैसे 7 पास किया जैसे तैसे करके हमने जो था रिवोल्यूशन कर दिया घर में. पढ़ना नहीं है, नहीं पढ़ के देंगे, जाओ जो करना है कर लो, क्योंकि इसमें मार बहुत पड़ती है. समझे कि नहीं? अपना वाकया बता रहा हूँ मैं. 7 तो अब फादर को तो बहुत गुस्सा आया, बहुत मारा भी, और हमने कहा नहीं पढ़ के नहीं देंगे, पढ़ना नहीं है, कुछ भी कर लो हम पढ़ेंगे नहीं. जब इतना ज़्यादा स्ट्रांगली मैंने कहा तो फिर हमारे जो थे वो चाचा जो थे उन्होंने कहा करें फिर क्या करोगे. जैसे आजकल जो है ना ये बहुत सी चीज़ें, आपका टीवी भी पीछे हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, आईटी वगैरह फील्ड है ना. उन दिनों में रेडियो जो था वो बहुत टॉप में चलता था. मैं बात कर रहा हूँ 1975 की. रेडियो जो था वो बहुत टॉप में चलता था, और तो कुछ चीज़ थी नहीं, टीवी वगैरह कोई जानता ही नहीं था, मोबाइल तो सवाल ही नहीं. तो हमने कहा कहने क्या करोगे, मैंने कहा रेडियो मैकेनिक बनेंगे. कौन सा मैकेनिक? रेडियो मैकेनिक. तो हमारे चाचा ने कहा ठीक है भाई, अब रेडियो मैकेनिक बनेगा, कुछ तो करवाना है. लड़के ने मना कर दिया, पढ़ेगा नहीं. और बहुत ही मतलब बैड एग्जाम्पल पूरी हमारी कॉलोनी में, आई वॉज द वर्स्ट बॉय, सबसे बुरा लड़का. और हमारी 3 छोटी बहनें थी मुझसे, और हम अकेले लड़के थे उस टाइम पे. तो हमारे मालूम मेरे लिए एक मिसाल मशहूर हो गई मोहल्ले में, कहने एक ही अंडा वही गंदा. एक लड़का और वो भी बिगड़ गया.
समझे कि नहीं? तो सब लोग मुझे था बहुत एक तरीके से अपने बच्चों से दूर रखते थे, कहना अरे उसके पास मत जाना, खालिद के पास मत जाना, इज़ वेरी बैड बॉय, उसने पढ़ाई भी छोड़ दी। तो हमारे चचा ने फिर मुझे था एक रेडियो की दुकान में, वहाँ पे एज ए मैकेनिक काम सीखने के लिए वहाँ रख दिया, कहना ठीक है यहाँ आओ। अब वहाँ पे हम सुबह को जा रहे हैं 9 बजे, दुकान खोल रहे हैं, झाड़ू वाड़ू लगा रहे हैं, चाय वाय ला के दे रहे हैं उनको, जो हमारे उस्ताद थे मैकेनिक। और वहाँ पे हमने रेडियो का काम सीखना शुरू किया। पूरे 1 साल हमने काम सीखा रेडियो का, थोड़ा बहुत सीख भी गए। जब सीखते गए तो अपना, अरे लोग मुझसे कोई बात नहीं करता था, कोई भी मोहल्ले में हमारे फ्रेंड जो पहले 2 दोस्त हुआ करते थे, कोई भी बात नहीं करता था। एक दिन, अच्छा वहाँ पे रिज़ल्ट जो था डिक्लेयर होता था 20 मई को। हमारे घर के पड़ोस में ही एक हमारा दोस्त रहता था, राजेंद्र, वो मुझसे 1 साल पीछे था। जब हम 7 में थे तो वो 6 में था। अब जब हमने 7th में पढ़ाई छोड़ दी तो वो 7 में आ गया। हमने 1 साल रेडियो का काम सीखा, वो 7th पढ़ करके 7th का रिजल्ट ले लिया उसने, यानी कि पास होके 8th में आ गया। तो जब मैं स्कूल से, मतलब दुकान से घर पे हम जा रहे थे लंच के लिए, तो घर के करीब पहुंचे ही थे तो उधर से राजेंद्र साइकिल पे अपना रिजल्ट लेके आ रहा था 7th स्टैंडर्ड पास का, और हम 7th पास करके अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे। तो हम तो रेडियो मैकेनिक बन रहे थे भाई। तो उसने आकर के मुझे देखा और देख के कहा, कहना खालिद मैं आज तुझसे आगे निकल गया, रिजल्ट दिखा के उसने कहा। तो मैंने देखा, अरे ये राजेंद्र कल तक मुझसे पीछे था, आज ये 7th पास करके मुझसे आगे यानी कि 8th पे चला गया, और मैंने तो पढ़ाई छोड़ी हुई है। तो वो आगे निकल गया ना एक तरीके से। उसने मुस्कुरा के हंस के ये कहा, खालिद आज मैं तुझसे आगे निकल गया। वो जो उसका सेंटेंस था वो सीधा मेरे दिल में लगा जाकर, और वहाँ पर मैंने उससे कुछ नहीं कहा, खुद से कहा, राजेंद्र मैं तुझे आगे नहीं निकलने दूंगा। क्या कहा? राजेंद्र मैं तुझे आगे नहीं निकलने दूंगा। घर पे गए, घर पे जाकर के खाना वाना भी नहीं खाया, दोपहर का टाइम था। अम्मी से कहा कि अम्मी ऐसी ऐसी बात है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मम्मी ने कहा क्या हो गया भाई? मैंने नहीं, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई तुम्हारे वालिद जो हैं वो तो पढ़ाएंगे, वो तो बहुत ही अपसेट है तुमसे, बात भी नहीं करते थे वालिद, पूरे 1 साल उन्होंने बात ही नहीं करी मुझसे। तो उन्होंने कहा फिर भी चलो मैं बात करती हूँ। तो उन्होंने फादर से बात किया हमारे, उन्होंने बहुत बुरा भला कहना शुरू कर दिया, अरे वो पढ़ के नहीं देगा, आज तक नहीं पढ़ा उसने, अभी झूठ बोल रहा है, फलाना ढिमाना, सब जितना बुरा भला हो सकता था उन्होंने कहा। और फिर उसके बाद में तो अभी यदि मायूसी करें कि नहीं बेटे को तो मना कर रहे हैं, तो मैं दुकान तो जाऊंगा नहीं, मुझे पढ़ना है, कुछ भी हो जाए पढ़ना है। तो फिर हमारी अम्मी फिर अपने चचा के यहाँ, हमारे चचा के पास लेके गई, कह रहे भाई ऐसा ऐसा मामला है। तो चचा ने बोला करें कि बेटे देख अभी पढ़ना सही से, भागना नहीं, ऐसा ना हो कि फिर भागने लगे, फिर पढ़ाई में परेशान करे। तो मैं नहीं चचा अब नहीं भागूंगा, अभी तो मैं पढ़ूंगा, सचमुच पढ़ूंगा मैं। उनसे भी मैंने ये बात नहीं बताई कि क्या क्या हुआ था बाहर राजेंद्र के साथ में। तो उन्होंने चचा ने कहा ठीक है, अब तू 1 साल में सारा भूल गया पढ़ा लिखा भी। तो उन्होंने 2 महीने की हमारी ट्यूशन लगवाई, और जो 7th स्टैंडर्ड के सारे नोट्स वगैरह से रिवाइज करा के 8th स्टैंडर्ड में उन्होंने एडमिशन करा दिया दूसरे स्कूल में। तो 8th स्टैंडर्ड में एडमिशन हुआ है। वो दिन और आज का दिन पीछे टर्न होकर नहीं दिया है, एंड आई हैव बीन इन द टॉपर्स सिंस देन। आई बिकेम द एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ देम। और जब 10th का एग्ज़ाम हुआ तो राजेंद्र भी था उसमें 10th में बोर्ड में, और हमारे 8-10 लड़कों का ग्रुप था, और मैं हॉकी खेलता था, हॉकी बहुत अच्छी खेलता था मैं। एयरफोर्स में मैंने 10 साल हॉकी खेली है, और जूनियर इंडिया लेवल तक गया, जूनियर इंडिया लेवल तक हॉकी खेली हो, तो छोटी मोटी नहीं, हाई लेवल की। तो जब 10th का एग्ज़ाम हुआ बोर्ड का, और जब रिजल्ट आया है, तो अपने 10 दोस्तों में सिर्फ मैं पास था, बाकी सब फेल थे। इसी तरीके से फिर एयरफोर्स का सिलेक्शन होने लगा, ग्रेजुएट जा के फेल होके आ रहे थे 12th स्टैंडर्ड के बाद में।
12th हमने साइंस में पास किया, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री। तो हमने भी तैयारी की, अब डर के मारे हमने गाने मारे यार सब लड़के फेल हो के आ रहे हैं, इवन ग्रेजुएट्स फेल हो के आ रहे हैं, तो हम भी फेल हो जाएंगे। बट आई डिड माई प्रिपरेशन क्वाइटली, अंदर बैक साइड में चुपके से अपना रूम में जाकर अकेले पढ़ने का, किसी को कुछ बोलने का नहीं, और गेम खेलना। वो अपना हॉकी खेलते थे शाम को, और रात में 2-3 घंटे सेल्फ स्टडी करते थे, पढ़ते थे। एंड देन आई वेंट फॉर द एग्जामिनेशन। 600 पीपल केम ऑल टुगेदर फॉर द एग्जामिनेशन। उसमें से सिर्फ 12 सेलेक्ट हुए फाइनली। 1 हफ्ते का टेस्ट था, और उन 12 में हम भी थे। फर्स्ट टाइम जिंदगी का पहला एग्जाम दिया सर्विस के लिए, और उसी में सेलेक्ट होकर एयरफोर्स में चले गए। तो दैट इज द डिफरेंस ऑफ द कमिटमेंट आई एम टेलिंग यू। इफ यू कमिट टू योर सेल्फ यू कैन मेक ए चेंज, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो प्रॉमिस नहीं करना है, दूसरों से कंपीट नहीं करना है। एज ही सेड, कितना परसेंटेज था सर? हमारा तो 80% आता है, आपके क्या 60% ही आए थे? दैट डजंट मैटर। उन दिनों आते ही नहीं थे, मार्क्स मिलते ही नहीं थे। 100% राइट होगा आपको 90 से ऊपर जाएगा ही नहीं। 85-90% पूरे स्टेट टॉपर्स की ये कंडीशन थी। तो आजकल तो बढ़ते हैं मार्क्स, फ्री में ले जाओ, है ना? तो ये डिफरेंस नहीं है। मार्क्स परसेंटेज की कोई हैसियत नहीं है। यू सी द टैलेंट, यू सी द इंटेलिजेंस, यू सी द एबिलिटी ऑफ द पीपल। आजकल के ग्रेजुएट्स पास होके आ रहे हैं, एप्लीकेशन लिखना नहीं आती सही। अपने आप को भी असेस कर लो, सिखाया नहीं कि टीचर्स ने? 9th में भी सिखाया, 10th में भी सिखाया। अभी एप्लीकेशन लेटर्स के 5 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है आपका, हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन। और उसमें जो है 5 नंबर में से 3 नंबर मिल जाए तो बड़ी बात है। फॉर्मेटिंग गलत हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, क्या क्या नहीं होता है आप लोगों का, है कि नहीं? तो ये है। जबकि आजकल के नंबर स्कोर करना इज वेरी इजी नाउअडेज। उन दिनों में बहुत मुश्किल था। तो ये सिचुएशन थी। तो कमिट टू योर सेल्फ कि मुझे ये करना है। और कुछ एक इंसिडेंट भी हो सकती है जो आपकी ज़िंदगी चेंज कर दे, लेकिन अभी आपको सिर्फ एक्सप्लोर करना है कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है और मैं क्या कर सकता हूं, मुझे किस डायरेक्शन में सोचना है। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो गेट योर एप्टीट्यूड टेस्ट डन। कुछ चीज़ें क्या होता है कि आपको रूल्स फॉलो करने के लिए कहा जाता है, स्कूल में भी और जगहों पे भी। कैसा लगता है रूल्स फॉलो करना? अच्छा नहीं लगता है ना? अच्छा लगता है? न्यू बन के क्यों बैठे हो यार? स्मार्ट बन के बैठो ना, बॉडी खोलो जरा। हाँ, अभी दिखाई तुमने बॉडी, देखो अपनी। ओपन बैठो यार, बिल्कुल फ्रेंडली माहौल में रहो, कोई टेंशन लेने का नहीं, समझे क्या नहीं? यू आर जस्ट ऑल माई सन्स, तो डोंट वरी अबाउट दिस। अब वो जमाना क्या जब हम पिटते थे, मैं आप लोगों को नहीं हाथ लगाने वाला, ठीक है? वो जमाना गया यार, अभी वक्त चेंज हो गया है। अभी आप लोग यू आर ऑल फ्रेंड्स, पैल्स, ठीक? व्हाट ए नाइस थिंग। तो घबराने की कोई बात नहीं है, तुम घबराओ मत। कोई बात समझ में नहीं आ रही ना, आ जाएगी, बाद में आ जाएगी, पूछो तो सही, हम बताएंगे ना आपको। तो हाँ, क्या बात कह रहा था मैं कि रूल्स फॉलो करने के लिए कैसा लगता है? रूल्स फॉलो करने के लिए वालिद साहब बोलते हैं कि नमाज पढ़ने जाया करो, कैसा लगता है? कहना क्या फालतू का यार, जाके खड़े रहो, हैं? फिर डांट पड़ती तो जाके खड़े हो गए, चलो ठीक है, अल्लाह अकबर, हैं? इसी तरीके से स्कूल में हेयर कट लो। अरे आजकल ये टपोरी कट चल रहा है, मैं टपोरी बना घूम रहा हूँ, ये बोल रहे हैं इंसान बन के आओ, हैं? क्या करते हैं स्कूल में? जबरदस्ती जाके हेयर कट लेते हैं। सी वन थिंग यू शुड अंडरस्टैंड नाउ। अभी तक तो बच्चे थे तो इसलिए समझाने की जरूरत भी पेश नहीं आई कि कोई भी बात अगर आपको कही जा रही है, और खास तरीके से बड़े अगर कह रहे हैं, लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस। दैट आई टोल्ड यू ना लास्ट टाइम भी, दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा उठाइए। और सबसे ज़्यादा तजर्बात जो हैं वो आपके वालिदैन के पास है, आपकी अम्मी के पास हैं, आपके फादर के पास में हैं, फिर आपके टीचर्स हैं जो आपके बड़े हैं। उन्होंने ज़िंदगी जो है ऐसी घास काट के नहीं गुजारी, कुछ ना कुछ करते हैं,
और उन चीज़ों से जो जो लेसन्स उनको मिले हैं वो चाहते हैं कि ये बच्चों में भी आए। लेकिन बच्चे क्या है कि शैतान के बहलावे में जल्दी आ जाते हैं, बुरी चीज़ में ज़रा अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उन चीज़ों से बचें। अब उन चीज़ों से बचने के लिए कोई चीज़ें आपको कहा जाता है कि ऐसे मत करो। तो अब ये है कि अगर फादर ने कहा है कि भाई ये चीज़ इस तरीके से मत करिए, तो आप उनके डर की वजह से करें, डर की वजह से नहीं। अगर आपको नहीं भी पसंद है तो आप उनकी मोहब्बत की वजह से करिए उस काम कि नहीं, माय फादर लव्स मी सो मच, आई मस्ट डू इट। आप समझे कि नहीं? आपकी अम्मी की वजह से उनकी मोहब्बत में करिए, आप उनसे डर के नहीं करिए। ये निगेटिव अप्रोच है, आपको पॉजिटिव वे में करना है। और वो इस तरीके से करना है कि नहीं, अगर उन्होंने बताया तो कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है जो मेरी समझ में इस वक्त नहीं आ रही है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप ग्रो होंगे, बड़े होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगी कि इसके क्या फ्लॉज हैं, क्या फॉल्ट्स हैं, क्यों करना चाहिए आपको, क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। तो आपको कोई भी काम अगर करना है तो वो उनकी मोहब्बत में करिए, आप उनसे डर के नहीं। इसी तरीके से टीचर्स का मामला है, मोहब्बत में करिए कि नहीं, हमारे मिस ने ऐसे बोला है तो नेचुरली शी इज़ ए टीचर, शी विल नॉट से रॉन्ग, तो हमें नहीं करना चाहिए खुद से विलिंगली। तो आप देखें कि आपकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी बहुत जल्दी, और आप जो है हर परेशानी से दूर होते चले जाएंगे। और दोज ओबीडिएंट पीपल ऑलवेज सक्सीड इन लाइफ, दे नेवर रिमेन बिहाइंड, बट यू हैव टू बी ओबीडिएंट, यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस विलिंगली, फोर्सफुली नहीं। आपको ये समझ लेना चाहिए कि अगर कोई चीज़ को मना करें, जैसे लेट नाइट बाहर मत रहिए, अगर उन्होंने कहा कि नहीं आप जो है 8 बजे तक 9 बजे तक आप घर में आ जाइए, तो इंश्योर कि आप घर में पहुंच जाएं उस टाइम पर, कोई चांस मत दीजिए। इट इज अल्टीमेटली फॉर योर बेनिफिट। सर्टेन अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन हैज टू बी मेंटेन्ड इन द स्कूल, इन ऑर्गेनाइजेशन, एवरीवेयर। कुछ चीज़ें जो हैं मिजाज के खिलाफ होती हैं, फॉलो करना मुश्किल होता है, लेकिन वी मस्ट डू इट क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ द लाइफ। ये जो है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हमें इसके हिसाब से मोल्ड करना है अपने आप को, तो वही हिसाब से हमें फॉलो करना चाहिए और समझना चाहिए कि क्या बात कही गई है, कैसे कही गई है और क्यों इसको हमें करना चाहिए। राइट? कोई भी चीज़ें आपको पूछना है, समझना है तो बताइए। सर जैसे कि आपने कहते आपने कहा था कि ग्रैंड पेरेंट्स अभी पर्टिकुलरली रिग्रेट करते हैं कि हमने पढ़ाई नहीं की, तो सर एक्चुअली मेरे नाना जी थे जिन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, सर माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नवाजा था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये हार्ड वर्क था या फिर ये लक था? हाँ, ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि इनके नाना ने ज़्यादा तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनको बहुत नवाजा था। देखिए, रिस्क का यानी कि पैसे का ताल्लुक तालीम से नहीं है। हम लोगों को जो एक गलत कंसेप्ट बैठा हुआ है कि पढ़ेंगे तो हम जो है नौकरी करेंगे, नहीं। रिस्क अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है, जिसको जितना चाहे दे दे। कुछ प्रिंसिपल्स हैं दुनिया में, जो भी शख्स वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा वो उसमें कामयाब हो जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव, चाहे वो कोई भी शख्स पढ़ा लिखा हो या बगैर पढ़ा लिखा हो। तो ये एजुकेशन का ताल्लुक जो है उससे नहीं है, बल्कि हाउ ऑनेस्टली ही फॉलोड द प्रिंसिपल्स ऑफ द बिजनेस टू सक्सीड इन लाइफ। तो उसके हिसाब से पैसा आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पैसे के लिए कभी भी नेवर रन बिहाइंड मनी। पैसा तो ऑटोमेटिक आएगा, आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपको प्रोफेशनली अच्छे तरीके से करना है। जब आप अपनी फील्ड के अपने उसके एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी। पैसा तो आपके पीछे दौड़ के आएगा, खुद से आएगा, है ना। तो जो भी काम करें उसमें, अब जैसे इसी में एक बात आ रही है कि आज के वक्त में कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है। अब आप ये मुझे बताइए कि कंपटीशन बहुत है, किस तरीके से कंपटीशन बहुत है?
पढ़ाई में नहीं, हर जगह पे कंपटीशन है देखा जाए तो। लेकिन अभी आप जैसे अपने एरिया में देखिए, लोगों को देखिए, जिसको भी जितनी सैलरी मिल रही है किसी काम की भी, तो क्या वो उतना काम करते हैं जितने की पैसे की मिल रही है उनको सैलरी? चाहे वो किसी कंपनी में काम कर रहे हों या किसी और जगह कर रहे हों, तो उतना काम करते हैं? नहीं करते हैं, यानी उससे कम करते हैं। और अगर गवर्नमेंट की नौकरी लग गई तब तो बल्ले बल्ले, बस एक बार तो नौकरी फिट हो गई, अभी काम करो या मत करो, एक बार हाजिरी लग गई और शाम को निकल आए, खलास, काम करो या नहीं करो, सैलरी पक्की है कि नहीं? अब जो लोग सक्सीड करते हैं, यानी कि जो तरक्की करते हैं, जैसे इनके नाना की तरक्की का मामला है, कैसे करते हैं? जो भी कुछ उनको दुनिया से मिलता है ना, वो उसको उससे ज्यादा वापस देते हैं। यानी कि आपको जो सैलरी मिल रही है किसी भी काम के लिए, 10,000, 50,000, 1 लाख, आप उस कंपनी को या जिसके लिए आप काम कर रहे हैं उसको आप 1,10,000 रुपये वापस दो, उतना काम कर दे दो उनको, जो कि आमतौर पे लोग नहीं करते हैं। और सक्सेस फार्मूला यही है कि जो भी आप काम कर रहे हैं ईमानदारी से करिए, और जितना भी आपको पैसा मिल रहा है उससे ज़्यादा काम करके देखिए। आप अपने अराउंड में देख लीजिए, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे टेक्नीशियन हो, या कोई भी लोग हों, जितना भी उनको काम दो तो उसमें भी डांडी मार के जाते हैं, काम पूरा करके नहीं देते हैं। और जो लोग अच्छा काम करते हैं, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे दुकानदार हो, दुकानदार अगर तौल रहा है कोई चीज़ और उसको वो जितना भी उसका आया मासे में, उससे थोड़ा सा 2-4 ग्राम 10 ग्राम अगर ज़्यादा दे रहा है तो वो आप उसको लेना पसंद करेंगे। मैं आपको एक वाक़या शेयर करूं अपना। हमारी छोटी बेटी थी, तो यहीं मीरा रोड में हम क्या करते थे कि शाम को मैं इसको घुमाने के लिए ले जाता था। तो एक दिन हम शांति नगर में गए, वहाँ पे केले वाले जो होता है ना, एक केला बेचते हैं ठेला, तो वहाँ से मैंने केले लिया। वो जैसे ही पहुँचे तो उसने देखा कि अरे बिटिया अच्छी है, ये है वो है करके, और मैंने जो केले लिए उससे 1 दर्जन, तो उसने क्या किया, एक केला छोटी बेटी के हाथ में दे दिया। मैंने कहा नहीं रहने तो, मैं दे रहा हूँ, ये लिए ना आपसे तो इसमें दे रहा हूँ मैं। क्या नहीं सर, अरे हमारी भी बेटिया है, ऐसी क्या बात है। और बहुत अच्छे से बात करी उसने, और वो एक केला उसको दे दिया। और वो बिटिया भी खुश, हम भी खुश, अरे वाह यार देखो यार कितना अच्छा आदमी है, केला भी दे दिया, एक बेटी को एक्स्ट्रा दे दिया, 12 की जगह 13 हो गए उसी पैसे में, है ना, लिटिल एक्स्ट्रा। तो अब नेक्स्ट टाइम जब केले लेने की ज़रूरत पड़ी, अरे यार उससे चल के लेते हैं, दिल में ख्याल है कि उसके पास जाके लेते हैं। 10 ठेले वाले छोड़ करके रास्ते में से हम शांति नगर गए, और वहाँ जा करके उसके, अब जैसे ही हमने गाड़ी रोकी उसने बिटिया को देखा, एक 13 फट से दे दिया उसको। क्या इंप्रेशन पड़ा, अरे यार ये तो बहुत अच्छा। फिर उससे खासे ताल्लुकात हो गए पूरे मिरर में। कोई भी केले वाला हो, अपन केला नहीं लेने का, उसी से लेंगे। ये रेपुटेशन बिल्डअप होती है। When you do something extra, जितना आपको पैसा मिल रहा है उससे ज़्यादा आपने काम करके दे दिया, वो आपका मुरीद हो जाएगा, 100% मुरीद हो जाएगा। जैसे आप किसी सर्विस में हैं, काम कर रहे हैं, हाँ ठीक है, सुबह गए 9 बजे गए, 5 बजे छुट्टी हो गई, लेकिन काम की ज़रूरत है, काम कंप्लीट नहीं हुआ। आप 5 बजे पैकअप नहीं करके उसको काम को अहमियत दे करके कंपनी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। जो कंपनी के ओनर हैं, मैनेजर हैं, उनकी नज़र में उस आदमी को, उस एम्प्लॉय की वैल्यू क्या होगी कि ये आदमी भरोसे का काबिल है, इससे कंपनी को फ़ायदा पहुंच रहा है, इसके ऊपर डिपेंड किया जा सकता है। और दूसरे एम्प्लॉइज़ जो 5 बजे टाइम हुआ और 4:30 बजे काम बंद करके बैठ गए, अब तो जाने का टाइम है, 5 बजे तक भी काम नहीं करते, तो उस पर क्या होगा, कामचोर है, ज़बरदस्ती काम करता है, टाइम पास किया, इंप्रेशन ख़राब हुआ। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो एम्प्लॉइज़ थोड़ा सा ज़्यादा काम कर रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका इंक्रीमेंट भी ज़्यादा होगा, प्रमोशन भी ज़्यादा होगा, और तरक्की भी ज़्यादा मिलेगी, और उसमें बरकत भी होगी। और ये हर चीज़ हर जगह पे है, हर जगह पे जो भी चीज़ आपको पहुँच रही है उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा देने की कोशिश करिए, रिटर्न करने की कोशिश कीजिए, तो आपको बेपनाह फ़ायदा होगा, खुद आपकी ज़ात के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी कंपनी के लिए, हर जगह पे आपको फ़ायदा होगा। बहुत छोटे छोटे से सक्सेस फार्मूलाज हैं, लेकिन अगर आप इसको अप्लाई कर लें अपनी ज़िंदगी में तो आपको यकीनन तरक्की बहुत ज़्यादा मिलेगी।
शर्त यह है कि आप अप्लाई करें। और यहाँ से सुन के जाने के अलावा अगर एप्लीकेशन नहीं है, इस पर गौर नहीं है, अगर उस वीडियो को आप लोगों ने दोबारा नहीं सुना, तो इट इज़ यूजलेस टू कम हियर, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। समझे कि नहीं? क्योंकि नॉलेज तो बहुत मिल जाएगी आपको, लेकिन कामयाब सिर्फ वही शख्स होगा जो उसके ऊपर अमल करना शुरू करेगा। और इसीलिए कहते हैं knowing is knowing and doing is doing, and there is a great difference between knowing and doing। समझ गए? जानना जानना है और करना करना है, और जानने और करने के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ बेटे। Sir, is there a limit to how much you can polish your skills? नहीं, डिपेंड्स अपॉन योर विल, एज मच एज यू कैन बी द बेस्ट। बेस्ट होने के बाद में भी आपको मेंटेन रखना है वो स्किल, क्योंकि दूसरे आपसे आगे निकलने को तैयार खड़े हैं। क्योंकि अभी कोई भी चीज़ में आप एक्सपर्ट हो गए, कोई भी स्किल आपने डेवलप कर लिया अपने अंदर, तो आप क्या समझ रहे हैं दूसरे लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं? बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं। अब आपको टॉप में रहने के लिए आपको अपने आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, सो दैट यू रिमेन ऑन टॉप। चाहे वो स्पोर्ट्स का मामला हो, चाहे कोई और स्किल का मामला हो, चाहे किसी भी चीज़ का, नॉलेज का हो, पढ़ाई का हो। अगर आप क्लास में आप हमेशा फर्स्ट आते हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं जो सेकंड थर्ड पे हैं वो आपको छोड़ देंगे। आप ज़रा ढीले पड़ेंगे, वो फट से फर्स्ट पोजीशन पे वो आ जाएंगे, आपको हटा देंगे। तो आपको अपने आप को फर्स्ट पोजीशन में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्लास में पढ़ते रहना है और आगे आगे रिवाइज करते रहना है नोट्स। वरना जो सेकंड थर्ड पोजीशन पे दिख रहे हैं लड़के, वो ऊपर आ जाएंगे, आप पीछे हो जाएंगे। टू मेंटेन योर पोजीशन यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड इवन आफ्टर रीचिंग टॉप। बात समझ में आई? क्लियर हुआ कि नहीं? डाउट है आपके? बात क्लियर हुआ है? रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एजुकेशन। एजुकेशन इज गिवन टू यू सो दैट यू गेट एक्सपोज टू द वर्ल्ड, देख सको कि दुनिया क्या है, और अपने सही मानों में आप इंसान बन सको कि आपका बिहेवियर क्या है। होता क्या है कि इन एनी कंपनी पीपल आर हायर्ड फॉर देयर स्किल्स। लोगों को नौकरी क्यों दी जाती है? उनकी कुछ सलाहियत देख करके, कोई स्किल देख करके नौकरी दी जाती है, लेकिन बट दे आर फायर्ड फॉर देयर बिहेवियर। लेकिन उनको निकाला क्यों जाता है? उनके बिहेवियर की वजह से। अगर आपका बिहेवियर सही नहीं है, आपकी अप्रोच सही नहीं है, एटीट्यूड सही नहीं है, यू विल बी फायर्ड। You remember these things. This is very crucial and important. कोई भी शख्स का अगर बिहेवियर अच्छा नहीं, कितना भी स्किल के लिए उसको हायर किया गया है, बट इफ ही इज नॉट डिलीवरिंग इट, हिज बिहेवियर इज नॉट प्रॉपर, देन ही विल बी थ्रोन आउट वेरी सून। रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है? एंड वॉट एवर इज बीइंग टोल्ड टू यू, ट्राई टू रिवाइज इट। नेक्स्ट वीक अगेन दिस वीडियो विल ऑल्सो कम, विजिट इट अगेन एंड क्वाइटली। किसी को कहने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज योर लाइफ, यू हैव टू डिसाइड। नोट डाउन, ट्राई टू मेक ए शेड्यूल। अगर जरूरत है तो मुझसे अकेले में आके मिलो, बट कम, आप आइए, डिस्कस करिए, बी फ्रेंडली। कोई इसमें डरने की बात नहीं है। ऑल्दो आई एम वेरी बिजी ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, लेकिन मैं निकालूंगा आप लोगों के लिए टाइम, कोई मसला नहीं है। हर बच्चे के, हर एक का माहौल अलग है, घरेलू हालात अलग है, प्रॉब्लम्स अलग अलग है, फाइनेंशियल कंडीशंस अलग है, स्कॉलरशिप भी मिलती है। यानी कितने केसेस इस तरीके से आते हैं कि इधर वसई में एक काम करने वाली की लड़की, उसने क्या नाम 12th पास किया एंड शी गॉट द स्कॉलरशिप एंड वेंट टू लंदन टू स्टडी। तो देयर आर वेज, आप भी कर सकते हो, बट यू हैव टू प्रूव योर वर्थ। अक्सर हमें न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ पढ़ने को मिल जाती है, ठीक है? तो हौसला रखो, आगे बढ़ो, काम डाउन, सोचो। नहीं समझ में आ रहा है, मेरे पास आओ, आई विल एक्सप्लेन यू आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, ठीक है? और जो भी रूल्स रेगुलेशंस या अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं, विलिंगली फॉलो करो, आउट ऑफ लव करिए। जो पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट के लिए, ना कि उसको बर्डन समझ के, फोर्स समझ के। तो उसको अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो यू विल बी ट्रीटेड एज ए गुड ह्यूमन बीइंग, और आपकी तरक्की भी अल्लाह ताला उसी हिसाब से देगा इंशाअल्लाह, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैर।